हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। स्टार्ट करेंगे 4 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। कल आप लोगों ने लाइक्स में काफ़ी मदद की, 913 लाइक्स हुए, लेकिन अभी भी कसर रह गई, थोड़ी सी कसर रह गई। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कंटेंट अच्छा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, नहीं अच्छा तो आप हमको बता भी सकते हैं कि क्या कमी है, तो हम उसको पूरा करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस। प्रीलिम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में मदद करेंगे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रोविजंस ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल टू। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से केस में जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सेकंड इज मनी बिल, थर्ड इज द फिनेंशियल बिल। तो आपको बताना है कि किन में जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की होती है। 1 and 3, 3 ओनली, 2 and 3 या 1, 2 and 3। दिस इज द क्वेश्चन। Question number 2 is, which of the following affect the bills or any other business pending before the Lok Sabha other than पेंडिंग नोटिसेस। मतलब कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ अगर होगी तो ये बिल्स को अफेक्ट करेगी या किसी और बिजनेस को अफेक्ट करेगी पेंडिंग बिफोर द लोकसभा अदर देन द पेंडिंग नोटिसेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन, सेकंड इज एडजर्नमेंट ऑफ द सिटिंग ऑफ अ हाउस, ठीक है ना। तो प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन या एडजर्नमेंट ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस, तो आपको बताना है कि किस केस में ये अफेक्ट करेगी। थर्ड इज बेसिकली, third question is, under article 323b of the constitution, under article 323b of the constitution, the parliament and state legislature can establishment legislature go for the establishment of tribunals, है ना। ट्रिब्यूनल्स का establishment होता है आर्टिकल 323b के अंदर। आपको बताना है कि किन मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स का establishment होता है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड लेबर, सेकंड इज इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, थर्ड इज पब्लिक सर्विस मैटर्स, फोर्थ इज टैक्सेशन। तो आपको बताना है किन मैटर्स के लिए फॉर ट्रिब्यूनल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पब्लिक सर्विस मैटर्स, टैक्सेशन। तो 1 2 3 1 2 4 1 2 या 1 2 3 4, दीज आर द 3 क्वेश्चंस। पॉलिटी क्वेश्चंस आर दीज। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, है ना। सारे इजी हैं लक्ष्मीकांत, अगर आपने पढ़ी है या हमारी किताब पढ़ी है इंडियन पॉलिटी रिकॉर्डेड, तो आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन। पहला सवाल है, प्रोविजंस ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में या मनी बिल के केस में तो जॉइंट सिटिंग होती ही नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, है ना। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द ऑर्डिनरी बिल्स या फाइनेंशियल बिल्स के केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ओनली, फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है ना। तो 3 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द लोकसभा अदर देन पेंडिंग नोटिसेस, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस या एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। तो देखो, एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट द सिटिंग, ठीक है ना, टर्मिनेट द सिटिंग एंड नॉट द सेशन। एडजर्नमेंट कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, और प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एडजर्नमेंट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स, सिंपल सी बात समझ लीजिए, एडजर्नमेंट तो बिल्स को अफेक्ट करेगा नहीं। एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर इसके, है ना। एंड प्रोरोगेशन भी नहीं करता है, इट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग, ठीक है ना। लेकिन जो नोटिसेज है, ऑल द पेंडिंग नोटिसेज दे लैप्स ऑन प्रोरोगेशन। तो नोटिसेज जो है केवल वो प्रोरोगेशन पे लैप्स हो जाती हैं, लेकिन बिल्स और ये प्रोरोगेशन से मतलब नहीं है। प्रोरोगेशन मतलब कि प्रेसिडेंट ने सेशन को एंड कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आपका बिल्स और पेंडिंग उनको इफेक्ट नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। तो एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन दोनों इफेक्ट नहीं करते बिल्स को, तो ये आपको याद रखना है। एंड दिस विल बी द आंसर, नाइदर 1 and 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा कि इनमें से आर्टिकल 323b के अंतर्गत जो इस्टेब्लिशमेंट होता है आपके ट्रिब्यूनल्स का, तो किस मैटर्स में किया जा सकता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप आर्टिकल 323b पढ़ो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखिएगा, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर दे आर ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स। वो ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स इन फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स हैं, लिख लीजिए। टैक्सेशन है, तो आपका टैक्सेशन तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया था। फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। थर्ड है इंडस्ट्रियल एंड लेबर, तो ये भी देखो आपको दिया हुआ है पहला वाला ऑप्शन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर। तो टैक्सेशन और इंडस्ट्रियल लेबर तो हो गया।
लैंड रिफॉर्म्स के केस में कर सकते हो, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी के केस में कर सकते हो, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के केस में, तो ये भी ऑप्शन दिया है आपको, देखो सेकंड वाला दिया है ना। फिर फूड स्टफ के केस में कर सकते हो, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स के केस में कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और इसमें जो एक नहीं दिया हुआ है जो है पब्लिक सर्विस मैटर्स के केस में, तो वो नहीं दिया हुआ है आर्टिकल 323 में, तो हम इसका आंसर 1 2 4 मानेंगे, ठीक है ना। विल कंसीडर दिस आंसर इज 1 2 4, बी विल बी द आंसर फॉर दिस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद जीनो ट्रांसप्लांटेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपका मेंस का क्वेश्चन है इस साल का। इस साल के मेंस का क्वेश्चन है। अब ये किसी भी फॉर्म में लिखा आ सकता है, डायरेक्टली जीनो ट्रांसप्लांटेशन आ सकता है। देखो जीनो ट्रांसप्लांटेशन पता तो है ना आपको क्या, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था एक ह्यूमन बींग्स को, एक ह्यूमन बींग को एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। तो उसी के एथिकल कंसर्न्स पूछे जा रहे हैं, क्या क्या एथिकल कंसर्न्स है या क्या कंसर्न्स है। चलो आप इसको और वाइड कर दिया, एथिकल तो आप हो सकता है बहुत सारे पॉइंट ना लिख पाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट आर द वेरियस कंसर्न्स रिलेटेड टू जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो लोग आंसर लिख रहे हैं, वेरी वेरी गुड आंसर्स, बहुत अच्छे आंसर आप लोग लिखते हो। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मैंने कई आंसर कल पढ़े, जैसे कि आरजू का आंसर मैंने पढ़ा था, दैट वाज वन ऑफ द वेरी गुड आंसर, जिसमें काफ़ी डिटेल में उसने पॉइंट्स, काफ़ी अच्छे डाइवर्स पॉइंट्स को टच किया था। कामिनी का आंसर मैंने पढ़ा था, कामिनी ऑल्सो रोट दी आंसर, आई थिंक फर्स्ट टाइमर है कामिनी। एंड इसके अलावा जैसे रजनीत इफ़ आई रिमेंबर द नेम करेक्टली, रजनीत ने अपने कुछ पॉइंटर्स दिए थे, है ना। इस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड कीप डूइंग दैट एंड वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी सेटिस्फाइंग आंसर्स, है ना। तो कीप राइटिंग दैम। आगे मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है न्यूज़ है वो है WHO ने रिसेंटली एक नेगोशिएशन किया है टुवर्ड्स अ पैंडेमिक ट्रीटी, ठीक है ना। WHO ने पहला राउंड किया था रिसेंटली ऑन 24 फरवरी, जो पैंडेमिक ट्रीटी के लिए। तो ये पैंडेमिक ट्रीटी क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अभी आपको पता है दिसंबर 2020 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इट एग्रीड टू स्टार्ट अ ग्लोबल प्रोसेस टू ड्राफ्ट अ पैंडेमिक ट्रीटी। तो इसने एग्री किया कि ठीक है चलो एक पैंडेमिक ट्रीटी हम बनाएंगे, हम उसके लिए एग्री कर गए, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने कहा कि भैया पूरे वर्ल्ड को ही एक साथ आना पड़ेगा, है ना। ये सारे डिसीजन जो है पूरे वर्ल्ड का है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये त्रासदी आई थी, पैंडेमिक। तो अंडर द डिसीजन द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड एन इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग बॉडी, INB यानी कि इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग बॉडी बनाई, ताकि जो पैंडेमिक ट्रीटी है उसके प्रोविजंस को निगोशिएट किया जा सके, है ना। और अब क्या होगा इस ट्रीटी के अंतर्गत। सो दिस पैंडेमिक ट्रीटी इज एक्सपेक्टेड टू कवर एस्पेक्ट्स लाइक डेटा शेयरिंग, genome sequencing of emerging viruses, equitable distribution of vaccines and drugs and related research। तो ये पैंडेमिक ट्रीटी बेसिकली जिस एरिया को टच करने वाली है वो ये वाले हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ द वायरसेस, एमर्जिंग वायरसेस के जीनोम सीक्वेंसिंग, जैसे हमारे इंसाकॉग करके हमारे यहाँ भी है ना, इंसाकॉग, जो कि एक बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है फॉर द जीनोम ट्रांसफॉर्मेशन ऑल, उसको स्टडी करने के लिए इंसाकॉग। उसी तरीके से ये भी पैंडेमिक ट्रीटी ट्राई करेगा कि पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर के इसके बारे में डेटा शेयरिंग करें, जीनोम सीक्वेंसिंग को स्टडी करें। इसके अलावा वैक्सीन्स और ड्रग्स जो रिलेटेड है टू द पैंडेमिक, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उसके रिगार्डिंग भी आई थिंक इसके अंदर उसमें वो राइट भी आने चाहिए, मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो इशू आता है, काफ़ी ज़्यादा आया था अभी वैक्सीन्स को लेकर के, वो भी सारे मेथड जो है मैटर जो है इसके अंदर इस पैंडेमिक ट्रीटी के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो आई होप आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि पैंडेमिक ट्रीटी का जिक्र हुआ है वो WHO के अंतर्गत बनाई जा रही है, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ है वो स्वेज कैनाल के रिगार्डिंग। तो अभी रिसेंटली इजिप्ट किया क्या था कि स्वेज कैनाल के उधर ट्रांजिशन में जो फीस है ना वो इंक्रीज कर दी गई थी, है ना। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि अब आपको स्वेज कैनाल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। स्वेज कैनाल देखो है क्या, स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि इजिप्ट में है, कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी एंड इट इज़ थ्रू द स्थमस ऑफ स्वेज। स्थमस ऑफ स्वेज है वहाँ पे। स्थमस एक्चुअली एक लैंड का पार्ट होता है जो कि
इंट्रूड करता है दो वाटर बॉडीज के बीच में, स्थमस बोलते हैं उसको। तो स्वेज कैनाल बेसिकली इट्स अ सी लेवल वाटरवे जो कि इजिप्ट में है। इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी एंड इट कनेक्ट्स इट बाय स्थमस ऑफ स्वेज बोलते हैं इसको। कंस्ट्रक्टेड बाय द स्वेज कैनाल कंपनी बिटवीन 1859 एंड 1869, इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे बोलते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर कंपनी थी स्वेज कैनाल कंपनी इसको बोलते हैं, स्वेज कैनाल कंपनी, जिसने 1859 से 1869 के बीच में इसको कंस्ट्रक्ट किया था प्रॉपरली एंड इट वाज ऑफिशियली ओपनड ऑन 17 नवंबर 1869, 17 नवंबर 1869 यानी 17 नवंबर 1869 को ये ओपन की गई थी, ठीक है ना। The canal was earlier controlled by British and French interests in its initial years, but was nationalized in 1956 by Egypt's then leader Gamal Abdel Nasser। तो 1956 तक तो ब्रिटिश और फ्रेंच अपना इसमें काम निकालते थे, लेकिन 1956 में जो गामेल अब्देल नासेर है उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया, ठीक है ना। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नदर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट सेड भी आपका वहाँ पे मैं भी आपको मैप दिखा देता हूँ, है ना, टू द सदर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट टेफिक एट द सिटी ऑफ स्वेज, ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, स्वेज कैनाल प्रोवाइड्स अ क्रूशियल लिंक फॉर ऑयल, नेचुरल गैस एंड कार्गो बीइंग शिप्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है, 7% ऑफ वर्ल्ड ऑयल जो है वो पूरा स्वेज कैनाल के थ्रू निकलता है। इट प्रोवाइड्स अ मेजर शॉर्टकट फॉर शिप्स मूविंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया के बीच में जो शिप्स जा रहे हैं उनके बीच में बहुत बड़ा एक शॉर्टकट है कहना चाहिए ये, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा टाइम रिड्यूस करता है, लंदन तक के जाने का टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो लेट मी शो यू द मैप वंस। अब ये आपको मैप दिख रहा होगा, दिस इज द मैप। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर देखो ये पोर्ट सेड है, दिस इज द पोर्ट सेड, ये मेडिटेरेनियन सी है ना। और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से आपका ये स्वेज कैनाल पूरा रूट है जो कंस्ट्रक्ट करता है ना। और ऊपर आपको एक लेक भी दिख रही होगी, लेक मंजाला है ऊपर आपका, ये लेक मंजाला है। मेडिटेरेनियन सी मैंने आपको दिखा दिया, स्वेज कैनाल मैंने आपको दिखा दी किस तरीके से ये मूव करती है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रेट बिटर लेक भी दिख रहा होगा, ग्रेट बिटर लेक, तो ये भी याद रखिएगा, ग्रेट बिटर लेक ये आपका सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है, दिस इज द ट्रायंगुलर पोर्शन, इस तरीके का ट्रायंगुलर पोर्शन है, बीच में आता है सिनाई पेनिनसुला, और ये आपका इजिप्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, मतलब कि जब आप मैप देखेंगे तो इसी तरीके से मैप, जैसे ये अगर आपका दिस इज योर रशिया वाला पोर्शन है ना, इसी तरीके से ना, ठीक है, ये रशिया वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगुलर पोर्शन आता है, फिर यहाँ पे ये आता है सऊदी अरेबिया, है ना, इसी तरीके से आता है ना मैप में। ये सऊदी अरेबिया वाला पार्ट है, इधर साइड आपका ये, और यहाँ पे ये बीच में जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये है आपका सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट वाले पोर्शन से उधर टच करता है बाकायदा, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो दैट इज़ द थिंग, ये आपने मैप देख लिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑल्सो कि पोर्ट साइड कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन कहाँ पर है, और यहाँ पे बीच में ऊपर पहले लेक मंजाला मैंने आपको दिखाई, फिर आपको ग्रेट बिटर लेक दिखाई, फिर नीचे आपको गल्फ ऑफ स्वेज दिख रहा है, फिर आपका रेड सी आता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो लास्ट जो न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है पहले ये। इसके अलावा पेरिनी डांस क्या है, पेरिनी डांस है आपका बाय आर्टिस्ट्स ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का एक डांस है जो कि एक शिव तांडव को रिप्रेजेंट करता है, पर जनरली परफॉर्म्ड बाय मेन, दिस डांस इज जनरली परफॉर्म्ड बाय मेन, और ये पेरिनी डांस कहलाता है आपका। इट रिप्रेजेंट द शिव तांडव, है ना, पेरिनी शिव तांडव डांस है, एंड इट इज़ एन एंशियंट डांस फॉर्म ऑफ तेलंगाना का डांस फॉर्म है ये, है ना अभी। एंड इट ओरिजिनेटेड एंड प्रॉस्पर्ड ड्यूरिंग द ककटिया डायनेस्टी आपको पता है कि आंध्रा वाले रीजन में थे पहले, जब आंध्रा और तेलंगाना तो एक ही था, तो आंध्रा रीजन में था बेसिकली ये, आंध्र तेलंगाना मिक्स में, और ककटिया डायनेस्टी वहीं की डायनेस्टी है। और इसी के टाइम पे ये पेरिनी डांस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड इट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ तांडव डांस ओनली। शिव इज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, आपको पता होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है उनको, एंड that is very very important. तो I hope you got clarity. Generally performed by men, it is called dance of warriors, इसको डांस ऑफ वॉरियर बोलते हैं। बैटल फील्ड्स और इन सब वॉर क्राई, जैसे अपन बोलते हैं ना वॉर क्राई बोलते हैं, बैटल फील्ड्स के पहले ऐसे डांस किया जाता था। एंड ककटियास के टाइम पे ये अपने बिल्कुल पीक पे था, पिनेकल पे था ये जो डांस फॉर्म है, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ द तेलंगाना रीजन, तो इसको याद रखिएगा।
लास्ट जो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी एक न्यूज़ बताने वाला हूँ, मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसको लिख लीजिए। क्लस्टर एम्यूनिशंस और एक और टाइप ऑफ वेपन मैं आपको बताऊँ। तो पहले क्लस्टर एम्यूनिशंस बता दूँ। देखो, देयर इज़ अ कन्वेंशन ऑन क्लस्टर एम्यूनिशंस, क्लस्टर म्यूनिशंस बोलते हैं इसको। 2008 में एक कन्वेंशन आया था, देयर वाज अ कन्वेंशन इन 2008 एंड दैट वाज नोन एज द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, ठीक है ना। 2008 में आया था कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। A cluster munition means a conventional munition that is designed to disperse or release explosive submunitions, each weighing less than 20 kilograms and includes those explosive submunitions। मतलब कि 20 किलोग्राम से कम के जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो एक वाइड एरिया को जब डिस्ट्रॉय करने के लिए मारे जाते हैं ना, वाइड एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको क्लस्टर एम्यूनिशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लस्टर एम्यूनिशन हमेशा वाइड एरिया को टारगेट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दे आर नॉन प्रिसीजन वेपन्स, दे आर डिजाइन टू इंजर और किल ह्यूमन बींग्स इनडिस्क्रिमिनेटली ओवर अ लार्ज एरिया। तो मतलब कि ये प्रिसीजन वो नहीं है, म्यूनिशंस नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर टारगेट करके इसको चलाया जाएगा। ये एक रीजन में छोड़ दिया जाता है और ये जब अटैक करते हैं तो उस वाइड स्प्रेड रीजन में जो पूरे जितने भी लोग हैं उनकी डेथ या जो उनको नुकसान पहुंचाने के मतलब मकसद से इसको फेंका जाता है, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं क्लस्टर वेपनरी कहलाते हैं। और कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन 2008 में आया था, मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली में अगर कोई कंट्री क्लस्टर कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन की पार्ट है तो वो इस वेपनरी का यूज़ नहीं कर सकती है। लेकिन अभी दुख की बात यह कि नाइदर यूक्रेन नॉर रशिया, दे बोथ आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन, सो दे बोथ आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एक वेपन, थर्मोबारिक वेपन। थर्मोबारिक वेपन, व्हाट इज दिस थर्मोबारिक वेपन? इनको बोलते हैं एरोसोल बॉम्ब्स। थर्मोबारिक वेपन्स आर ऑल्सो नोन एज एरोसोल बॉम्ब्स। इनको एरोसोल बॉम्ब्स बोलते हैं। दे आर बेसिकली वैक्यूम बॉम्ब्स और फ्यूल एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स। दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर अ लार्ज हाई टेम्परेचर ब्लास्ट। तो थर्मोबारिक वेपन्स क्या होते हैं? एरोसोल बॉम्ब्स बोलते हैं या वैक्यूम बॉम्ब्स बोलते हैं या फ्यूल एयर बॉम्ब्स बोलते हैं। ये यूज करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर अ लार्ज हाई टेम्परेचर ब्लास्ट, ठीक है ना। दे कॉज सिग्निफिकेंट ग्रेट डिवास्टेशन दैट अ कन्वेंशनल बॉम्ब। तो कन्वेंशनल बॉम्ब से ज़्यादा डिवास्टेशन ये करते हैं। याद रखिएगा, ये अपने आसपास की जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं फॉर अ लार्ज हाई टेम्परेचर ब्लास्ट। थर्मोबारिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, थर्मोबारिक वेपन, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपनरी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। मेन हम यहाँ पे देखेंगे एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। लेट्स कम टू द एडिटोरियल। बाकी बीच में तो पूरा चुनाव का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कहाँ चुनाव हुआ तो आप सब जानते हैं, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आप सब जानते होंगे। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला एडिटोरियल आज का डिस्कस करना है वो है फाइंड स्पेस फॉर अ न्यू साइंस इट्स एथिकल डिलेमास। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो जीनो ट्रांसप्लांटेशन और उससे रिलेटेड जो एथिकल डिलेमास है उनकी बात ही चल रही है। तो लेट मी टेल यू दोज एथिकल डिलेमास एज वेल। तो अपन बात कर ले जीनो ट्रांसप्लांटेशन, मैंने आपको पहले बताया था कि ये अभी रिसेंटली पिग का हार्ट जो है वो एक ह्यूमन बींग को ट्रांसप्लांट किया गया है। उसके रिगार्डिंग कुछ एथिकल डिलेमास और कुछ डिलेमास की बात की जा रही है। सबसे पहला जो ऑथर ने बोला है, सबसे पहला जो डिलेमा है वो ये है कि यहाँ पे क्या इंसानों के ट्रीटमेंट के लिए एनिमल्स की फार्मिंग करना, क्या दैट इज़ अ वैलिड थिंग? एनिमल फार्मिंग करेंगे ना। एनिमल फार्मिंग से मुझे एनिमल फार्म याद आ गई। जॉर्ज ऑरवेल की बुक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली आप पढ़िएगा, है ना। दैट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन। इफ यू कैन ट्रस्ट माय रिकमेंडेशन, आप उसको पढ़ेंगे यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। एनिमल फार्म, ठीक है ना। जस्ट 112 पेजेस बुक, बहुत पतली किताब है, 112-10 पन्ने किताब है। अगर आप गूगल अमेजोन पे खरीदो तो 40-45 रुपये की मिल जाएगी मेरे हिसाब से। तो दैट्स अ वेरी वेरी बुक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक, लेकिन ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, तो ये आर्टिकल पे आते हैं अपन। एनिमल फार्म एक्चुअली फार्मिंग से मुझे याद है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस जीनो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन मैं बता दूँ वहाँ पे भी पिग्स ही रूल कर रहे थे, लेकिन है ना। तो वहाँ भी दैट इज़ ऑल्सो द करेक्ट थिंग कि अगर एनिमल फार्म आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पिग्स ही रूल करेंगे।
तो यहाँ पे आर्टिकल 51 जो है, आर्टिकल 51A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, है ना। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें एक ड्यूटी है कि हमको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि जब पहला मोरल क्वेश्चन होता है कि एनिमल राइट्स का क्या होता है, एनिमल राइट्स का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द एनिमल राइट्स, ठीक है ना। क्योंकि यू आर डूइंग व्हाट, अब आपको पता चल गया कि पिग्स के हार्ट का यूज़ किया जा सकता है फॉर द ह्यूमन हार्ट, तो आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट पिग फार्मिंग, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट फॉर द ऑर्गन्स एंड ऑल। तो क्या एक जानवर को सिर्फ इसलिए आप फार्म करें कि उसका यूज़ फिर अल्टीमेटली आप यू विल यूज़ दैट फॉर ऑर्गन्स एंड ऑल, तो वेदर दैट इज़ अ राइट थिंग टू डू और नॉट, है ना, क्योंकि एनिमल राइट्स के नाम की भी चीज़ है। दूसरा इसमें इशू ये होता है कि व्हाट यू आर कंसीडरिंग इज दैट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बोलते हैं, एंथ्रोसेंट्रिज्म बोलते हैं, यानी कि एंथ्रोसेंट्रिज्म का मतलब होता है क्या, आपने ह्यूमन बींग्स की लाइफ को सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ बना दिया। व्हाट यू कंसीडरिंग इज कंसीडरिंग द ह्यूमन बींग्स लाइफ एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ एंड बाकी सबको इनके सबऑर्डिनेट बना दिया है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज अदर स्पीशीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सम स्पीशीज आर नोन एज कीस्टोन स्पीशीज, जिनके कारण समझ लो कि पूरा मतलब कि अगर वो ना रहे तो सब कोई नहीं रहेगा। तो ऐसे में आपने क्या कर दिया, व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर कंसीडरिंग योरसेल्फ, जबकि आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी नहीं, फिर भी आपने आपको कीस्टोन बना लिया, है ना। सेल्फ का एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो यू आर नॉट रिगार्डिंग एनी अदर लाइफ फॉर्म्स, यू आर जस्ट हैविंग रिगार्ड फॉर योर ओन लाइफ, है ना। वही वाली दूसरा इशू आ गया, है ना। तीसरा इन्होंने बोला क्लासिकल यूटिलिटेरियन डायलेमा। अब जैसे एक डायलेमा है कि वेदर इट इज बेटर टू किल एन एनिमल एंड सेव अ ह्यूमन। जैसे कि मान लो, मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ, बहुत ही फेमस केस स्टडी है, डॉक्टर्स कनंड्रम करके है, डॉक्टर्स कनंड्रम। अब क्या होता है उसमें, बोलते हैं कि भैया 5 लोग हैं जो कि किसी का लंग्स खराब है, किसी की किडनी खराब है, किसी का लिवर खराब है, किसी का ये खराब है, किसी को। अब एक हेल्दी आदमी है, ठीक है ना, एक हेल्दी आदमी। अब अगर हम इस हेल्दी आदमी का लिवर, किडनी, ये निकाल दें तो ये 5 लोग की जान बच जाएगी, लेकिन इस एक की जान चली जाएगी। ये हेल्दी था, मतलब वो एक हेल्दी है, बाकी 5 में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या ये वैलिड है कि 5 लोगों की जान बचाने के लिए हम एक की जान कुर्बान करते, जो कि बेचारा हेल्दी था, वो नॉर्मल अपनी छींक का इलाज करने आया था। तो डॉक्टर का कनंड्रम यही होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है केस स्टडीज में कि वेदर इट इज राइट फॉर द डॉक्टर टू किल वन एंड सेव 5। तो यूटिलिटेरियन और जो अलग अलग व्यू पॉइंट वाले लोग हैं जो बोलते हैं भैया मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, वो तो कुछ और आंसर देंगे। लेकिन जैसे कैटेगोरिकल वाले जो हैं या जो कॉन्सिक्वेंशियल वाले हैं वो कुछ अलग आंसर देंगे, वर्च्यू एथिक्स वाले कुछ अलग आंसर देंगे। तो एथिक्स में तो अपना प्रीमाइस होता है, एथिक्स में हर आंसर सही है, बट यू हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ बाय योर प्रीमाइस, बाय योर लॉजिक, बाय योर रीजनिंग, है ना। तो वही क्लासिकल केस यहाँ पे भी है कि वेदर इट इज राइट टू किल एन एनिमल, क्या ये सही है कि एक एनिमल को हम किल कर दें जस्ट इन ऑर्डर टू सेव एन ह्यूमन बीइंग, तो वेदर दैट इज राइट और नॉट, ये भी एक बड़ा सवाल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉरल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चन। तीसरा जो सवाल है वो ये है, जैसे एनिमल, अगर आप पिग को देखो, पिग इंडियन सोसाइटी में क्या रिप्रेजेंट करता है, डर्ट को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट डर्ट, है ना। कई रिलीजन्स में पिग इज प्रोहिबिटेड, है ना, आप ये चीज़ जानते हैं, है ना। तो पिग इज कंसीडर्ड एज डिस्गस्टिंग, पिग इज कंसीडर्ड एज लो सोशल स्टेटस, पिग इज कंसीडर्ड टू बी प्रोहिबिटेड इन सम रिलीजन्स एज वेल। नाउ ये सवाल आता है कि ग्लोबल मेडिसिन अगर एडवांस हो रही है एंड दैट इज एडवांसिंग इन द फील्ड ऑफ दिस ओनली, मतलब कि वो पिग्स और इन सब का यूज़ कर रही है, तो फिर ऐसे में जो लोग हैं, मान लो सपोज करो किसी व्यक्ति की जान बचानी है और हमको पता है कि ये एक ऐसे रिलीजन या ऐसे फेथ से है जहाँ पे पिग्स को सही नहीं माना जाता, सो वेदर यू कैन यूज दैट और नॉट, ये एक बड़ा सवाल है ना, कि पिग्स का हार्ट फिर आप यूज करोगे कि नहीं करोगे। तो डॉक्टर्स के लिए वो भी एक इंपॉर्टेंट है कि क्या एक व्यक्ति को मरते हुए छोड़ दिया जाना चाहिए जस्ट बिकॉज हिज रिलीजियस और हिज इमोशनल और हिज दैट सेंटिमेंट डज नॉट अलाउ पिग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि पिग तो एक जानवर है, हमने उसको इस तरीके से किया है ना, हमने उसको बुरा बना दिया है, हमने उसको बोल दिया कि भाई ये ऐसा है वैसा है, ये डर्ट में रहता है इसलिए सही नहीं है, है ना। लेकिन है तो अल्टीमेटली वो जानवर, उसकी शैली है वो, है ना।
जैसे लोग, कई लोग बोलते हैं हाँ सांप काटता है, सांप काट दिया सांप ने, तो सांप का तो बाय नेचर वो है भाई, सांप तो बाय नेचर वो है, सांप अपना काम कर रहा है, आप उसके ऊपर जबरदस्ती चढ़ रहे हो ना, यू आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन हिज माउथ एंड आप उसको परेशान कर रहे हो। भाई हमने इनका इंट्रूड किया ना घर, तो वो लोग तो पहले आराम से रह रहे थे, लेकिन हमने इंट्रूड किया, हर जगह घर बना दिया, जंगलों में घर बना लिया, तो सांप तो घर में आएगा ही। तो बाकी ये भी एक सवाल है कि वेदर दैट शुड बी केप्ट अ पार्ट और नॉट, है ना। जैसे कोई मान लो कोई बिल्कुल हिंदू है और बिल्कुल वेजिटेरियन है एंड ऑल, तो क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है, दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग ऑल्सो। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ये चीज़ इसके जो मतलब रिलीजियस या बिलीफ वाले सिस्टम है उसको उसको भी ये जब काउंटर करेगा तब क्या अल्टरनेटिव रहता है लोगों के पास। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल कॉग्निटिव क्वेश्चंस हैं जो कि आने चाहिए, ये ऑथर ने कहा है बिल्कुल, पीटर रोनाल्ड डिसूजा का ये आर्टिकल है ना। तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लेना इस बार क्वेश्चन में आ सकता है, दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। हम दो तीन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बता दूं, पाकल दुल कीरू और लोअर कलनाई प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो लेट मी टेल यू अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स वन बाय वन। सबसे पहली बात याद रखिएगा, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है पाकल दुल। पाकल दुल ऐसे चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी है मारू सदर रिवर, याद रखिएगा मारू सदर रिवर, मारू सदर रिवर इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर, और चेनाब की ट्रिब्यूटरी है मारू सदर रिवर। और वहां पर बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन कंक्रीट एक डैम है बेसिकली, जिसको पाकल दुल प्रोजेक्ट बोलते हैं, लोकेटेड इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा, दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा है लोअर कलनाई प्रोजेक्ट। लोअर कलनाई एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ये, 48 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि चेनाब रिवर पे ही डेवलप किया जा रहा है, दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इसी को बोलता है कि भाई ये इसका जो डिजाइन है वो वॉयलेट करती है इंडस वाटर ट्रीटी को, इंडिया कहता है कि नहीं करती, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। पाकल दुल हो गया, कीरू आपका ये लोअर कलनाई हो गया, लोअर कलनाई। तो पाकल दुल क्या है, ये आपका मारू सदर, और लोअर कलनाई क्या है, ये आपका चेनाब रिवर पे। तीसरा है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही है, और ये भी चेनाब रिवर के अंदर ही गति आता है, चेनाब रिवर में ही आता है। चेनाब का इतना नाम आ गया तो चेनाब के बारे में बता देता हूँ। चेनाब रिवर जो है उसका ओरिजिन है अपर हिमालयाज में इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में हिमालय के जो अपर हिमालयाज है वहाँ पे इसका राइज होता है चेनाब का। और दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से चेनाब बनती है, चंद्रा और भागा रिवर, याद रखेगा चंद्रा और भागा। किलोंग से 8 किलोमीटर दूर तांडी नाम की जगह है, किलोंग जो कि लाहौल स्पीति में ही है, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक तांडी नाम की जगह है जहाँ पे चंद्रा और भागा रिवर मिलती हैं। भागा रिवर का ओरिजिन जो है वो सूर्यताल लेक पर है, एंड ये आपका बारालाचाला पास के पास, हिमाचल प्रदेश के पास है। चंद्रा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है चंद्रताल के ग्लेशियर के पास, चंद्रताल के पास, ठीक है ना। एंड यहाँ से फिर ये दोनों मिलती हैं तांडी में, फिर इसको चेनाब बनाती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट और प्रोजेक्ट्स हैं चेनाब पे, जैसे में रतले आता है, सलल आता है, रतले और सलल भी आपका चेनाब के ही प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। दुलहस्ती एक करके आता है, दुलहस्ती भी इसी में है। पाकल दुल तो मैंने आपको बता ही दिया, मारू सदर एंड ऑल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द चेनाब एंड अदर प्रोजेक्ट्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी और कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। ट्रेड डेफिसिट सीन हाई टू वाइडन द करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखो करंट अकाउंट डेफिसिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ट्रेड का ही पार्ट है, मतलब कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी इंपोर्ट ज़्यादा होगा, वेन एवर द इम्पोर्ट इज हाई एंड वेन एवर द एक्सपोर्ट इज लो, तो आपका क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाएगा वो, क्योंकि वो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। जब ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। और जब सबसे बड़ा जो इसका पार्ट है ना, ट्रेड डेफिसिट का भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका ये इंपोर्ट ऑफ द ऑयल्स एंड ऑल। तो चूंकि ऑयल का ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ता जा रहा है ना, इसलिए अभी ट्रेड डेफिसिट और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एफपीआई की जो इक्विटी होल्डिंग है इंडिया में वो डिक्रीज हुई है। थोड़ा मैं आपको एफपीआई के बारे में बता दूं। एक्चुअली एफपीआई मतलब कि जो सिक्योरिटीज़ या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, मतलब ऐसे बाहर के इन्वेस्टर्स जो इंडिया की सिक्योरिटीज़ और फाइनेंशियल एसेट्स, दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। एफपीआई के अंतर्गत आपका एडीआर आता है, जीडीआर आता है ना, डिपॉजिटरी रिसीट्स ही हैं, डिपॉजिटरी रिसीट्स, बॉन्ड्स आता है,
म्यूचुअल फंड्स आता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आते हैं। तो जब भी इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, एसेट्स में, डिपॉजिटरी रिसीट्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इनमें इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। एक्चुअली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और एफपीआई और एफडीआई में अंतर होता है। देखो क्या है एक होता है आपका एफडीआई, एक होता है आपका एफपीआई। एफपीआई तो केवल इक्विटी शेयर्स इनमें इन्वेस्ट कर रहा है। एफडीआई एक्चुअली में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर के आता है, अपना बेस बनाता है और कंपनी की शेयर होल्डिंग रखता है और उसमें मतलब उसके डिसीजंस को फिर इंटरप्रेट करने लगता है। मतलब एफडीआई ज़्यादा इंटेंसली इन्वॉल्व होता है, एफपीआई ऊपर ऊपर से इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। और दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये जो पार्ट एफडीआई एफपीआई जो है ना, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब आप जाएंगे ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको एक करंट अकाउंट दिखेगा, एक आपको कैपिटल अकाउंट दिखेगा। करंट अकाउंट में यही कैड और बैलेंस, ये आपका ट्रेड डेफिसिट और ये सब चीज़ें रहती है। कैपिटल अकाउंट में आपका ये एक्सटर्नल बोरोइंग्स रहती हैं, एफपीआई रहता है, एफडीआई रहता है, ये सब आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट वाले पार्ट का हिस्सा है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो होता है वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसके वहाँ पर वो आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है और अपनी कुछ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लेकर के आता है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो रहता है वो इन्वेस्टमेंट करता है सिक्योरिटीज़ में, दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में विच आर इशूड इन अनदर कंट्री सिंपली, एंड वो ज़्यादा ईजी रहते हैं, ज़्यादा ईजिली चले जाते हैं, उनको नुकसान भी कम होता है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। I hope you got clarity regarding that as well. So that is it for the day friends. I hope you got clarity. आज के न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। I hope आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा। That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.